बाबा साहब के बाद मैं पहला अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट ग्रेज इन से, जहां से बाबा साहब पढ़े, वहीं से बैरिस्टर हुआ हूं। तो इसी तरीके से अगर किसी को बैरिस्टर होना हो या किसी को इंग्लैंड में पढ़ना हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा, विच एवर वे यू टर्न, कास्टिज्म इज द मॉन्स्टर इन योर पाथ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि बहुजन समाज की तमाम सफलताएं आपको दिखाई जाए। मेरे साथ एक खास मेहमान हमसे लंदन से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बैरिस्टर का एग्जाम बारट लॉ क्लियर किया और वो लंदन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बाबा साहब ने भी बारट लॉ किया था। और ये फॉर्चुनेट है, सौभाग्य की बात है कि जिस कॉलेज से ग्रे इन से बाबा साहब ने बारट लॉ किया था, उसी कॉलेज से संवेदन ने भी बारट लॉ किया है। भारत के हैं, महाराष्ट्र से हैं और अब लंदन में रहते हैं। और इनकी माता जी भी वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम करती हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई नेशनल दस्तक की टीम से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से, भारत की तरफ से। आपने देश का नाम जाके वहाँ रोशन किया है और बहुजन समाज के लिए तो और ज्यादा प्राउड मोमेंट है। तो बहुत बहुत बधाई। और कब से प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं? तो पहली तो बात यह है कि जय भीम शंभू जी और जय भीम नेशनल दस्तक के सारे व्यूअरशिप को। मैं बारट लॉ पिछले ही हफ्ते हुआ हूँ, बैरिस्टर हुए। तो अभी सफर शुरू हो रहा है, तो इसलिए प्रैक्टिस तो अभी शुरू होनी है। मगर मैंने सोचा कि ये अभी एक ही हफ्ता होने के बाद में क्यों ना मैं नेशनल दस्तक से बात कर लूं और उन्हें ये बताऊं कि बारट लॉ की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। बताइए बताइए। तो बाबा साहब ने 99 साल पहले जब बारट लॉ की, तभी आप देखेंगे कि बारट लॉ या जो ये लीगल स्टडीज हैं वो बाबा साहब ने सिर्फ ग्रेज इन से ली। तो जो एक चीज है जिसके लिए बाबा साहब मशहूर हैं पूरी दुनिया में, बाकी की और भी सारी चीजें हैं, मुझे वक्त नहीं होगा सारी चीजें लिस्ट करने के लिए, मगर एक जो चीज बाबा साहब मशहूर है दुनिया में, वो है भारत का संविधान लिखने में। तो वो जो उसकी जो लीगल ट्रेनिंग थी, वो सारी की सारी बाबा साहब ने ग्रेज इन से ली हुई है। उन्होंने इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग और सोशल साइंसेस की ट्रेनिंग वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली हुई है। मगर जो उनकी लीगल ट्रेनिंग है, जिसके बेसिस पर भारत का संविधान लिखा गया, वो ग्रेज इन से लिखा हुआ है, जो वो ग्रेज इन में उन्होंने पढ़ाई की है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रेज इन इसमें स्पेशल है, उनकी बारट लॉ की डिग्री स्पेशल है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूट्स बाबा साहब के लीगल एजुकेशन जो लंदन में ग्रेज इन में उन्होंने लिए। तो ये इंस्पिरेशन के साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना हम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स है यूसीएल नाम के यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बाबा साहब के बाद क्यों ना हम भी लीगल एजुकेशन लें और समाज के लिए कुछ उसकी एक यूज हो या समाज के लिए उसकी कुछ बेनिफिट हो, तो क्यों ना हम भी उसका इस्तेमाल करें। तो ये मेरी जर्नी रही है। और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि 99 साल बाद बाबा साहब के बाद मैं पहला अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट ग्रेज इन से, जहां से बाबा साहब पढ़े, वहीं से बैरिस्टर हुआ हूं। संवेदन, नाम भी आपका संवेदन है और अब आपने ह्यूमन राइट्स में भी एमए किया है, मास्टर किया है। तो तब तो आप इंटरनेशनली ग्लोबली काम कर सकते हैं, क्योंकि आप वकील भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। तो भारत में तो आपकी बहुत जरूरत होगी। बिल्कुल शंभू जी, आपने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट की है। भारत में तो जरूरत है ही, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि भारत के बाहर जहां पर भी इंडियन कम्युनिटी है, वहां पर कास्टिज्म भी उनके साथ आया हुआ है। तो हमने ये देखा कि लंदन में, इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर कास्टिज्म हमें दिखाई देता है। तो यहां पर हमने लॉ लाया कास्टिज्म के खिलाफ, ताकि कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहां पर अगर हो जाए तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरी ये मिशन ये है कि क्यों ना हम ये लॉ को इंटरनेशनली अप्लाई करें, ताकि जो यूके में हमने सफलता लाई है ये लॉ लाने में, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, जहां वहां आप इंडियंस को देखोगे
वहां पर ये कानून लाया जा सकता है। तो भारत में भी अगर जरूरत है तो मैं कहूंगा कि भारत के बाहर भी मेरी जरूरत है। जी जी बिल्कुल। और एक और सवाल कि अब्रॉड में जो लोग जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ बैकअप प्लान नहीं है यहाँ के आईआईटीज, आईआईएम, हायर एजुकेशन के लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों को बहुत जो उनका डिपार्टमेंट है, जो उनका एचओडी है, जो उनके, वो मदद नहीं कर पाते हैं। वो उनकी कुछ असिस्टेंस आप दे सकते हैं, कैसे वो कोशिश करें, क्योंकि एमफिल पीएचडी और हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाए, वो उसमें किस तरह से मदद हो सकती है, क्योंकि आपने वहां से एजुकेशन लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो नेटवर्क से जो यहाँ पे पढ़े मतलब अब्रॉड जो पढ़ रहे हैं उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है, ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन की जानकारी देने के लिए, क्योंकि आपको ये जानकारी कहीं कोई वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, कहीं कोई आपका एक फोरम नहीं है जहाँ पर ये ग्राउंड पर क्या होता है, यहाँ पे रियलिटी में क्या हो रहा है वो बताने के लिए। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर कॉन्टैक्ट्स करें, सोशल नेटवर्क्स बढ़ाएं, और अगर पूछे मेरे जैसे स्टूडेंट्स को या फिर और भी दूसरे जो यहाँ पे इंटरनेशनली स्टूडेंट्स आए हुए हैं कि आपको क्या दिक्कतें हुई, आप एडमिशन ने आपको स्कॉलरशिप आपको कैसे मिली, या आप एडमिशन्स के लिए आपने क्या किया, तो हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। क्योंकि हर कंट्री की एक अलग सी एक रिक्वायरमेंट है, अलग सी एडमिशन प्रोसेस है। तो फिर वो आप जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो आप ऑस्ट्रेलियन जो बहुजन समाज है उन्हीं को कांटेक्ट करें और उन्हीं से पूछें कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज कौन सी अच्छी हैं, और यहाँ पे आना हो तो वीजा के लिए क्या करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से अगर किसी को बैरिस्टर होना हो या किसी को इंग्लैंड में पढ़ना हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। अच्छा, मेरे मन में कौतूहल है, अमूमन भारत में जब हम रहते हैं तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज खासकर लॉ के लिए मानते हैं, लेकिन हमें पता ही था कि ग्रेज इन से ही बाबा साहब ने पढ़ाई की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये लॉ के लिए इंग्लैंड में ये यूनिवर्सिटी, ये कैंपस। जी हाँ, दरअसल 4 इंस है। इंस का मतलब है जहां से बैरिस्टर्स की ट्रेनिंग होती है। जी तो आपको वो 4 इंस के नाम बताता हूँ। एक है ग्रेज इन जहां से बाबा साहब बैरिस्टर हुए। दूसरा है लिंकन इन जहां से मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर है वो वहां पे पढ़े हैं। तीसरा है इनर टेम्पल जहां पे गांधी जी पढ़े। और चौथा है मिडिल टेम्पल जहां पे वल्लभ भाई पटेल पढ़े। तो फिर आप अगर सोचोगे कि सारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं इंडिया के, वो फाउंडिंग फादर्स यहाँ के इन से बैरिस्टर बन चुके हैं। और ऑक्सफोर्ड का क्या है, और कैम्ब्रिज का? तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये तो यूनिवर्सिटीज हैं। ये यूनिवर्सिटीज बैरिस्टर्स बनाते नहीं हैं, एलएलएम वो के लॉ लिए पढ़ाते हैं। एलएलबी लॉ कर पढ़ाते हैं। आप कर सकते हो, एलएलबी और एलएलएम कर एलएलएम सकते कर सकते हैं, लेकिन आपको बार एट लॉ इन्हीं इन से करना पड़ेगा। हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो बारेट लॉ की जो टाइटल है, बारेट लॉ की जो पढ़ाई है, हाँ। वो ये जो इन है ना, वो आपको बैरिस्टर बनाते हैं। तो जैसे भारत इन इन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम लेता है और वो आपको रिकॉग्नाइज करता है कि आप। हाँ, तो यहाँ पे बार काउंसिल यूके का है, जो इंग्लैंड का है, वो अच्छा, आपको। मैं एक तुलनात्मक सवाल करूं तो ये इन चारों इन में सबसे मतलब कठिन किसको माना जाता है? तो चारों इन एक ही समान है, मतलब वो बैरिस्टर हर किसी को बनाता है जो उसमें रैंकिंग तो एनरोलमेंट होगी, लेता है। रैंकिंग होगी। जैसे आईआईटी में भी आईआईटी 1, आईआईटी 2, आईआईटी 3 रैंकिंग इस तरह। मैं तो यही कहूंगा कि जहां से बाबा साहब ने किया है, जो ग्रेज इन है, वो नंबर 1 है। तो आपने ह्यूमन राइट्स में भी किया है, आपकी तो इस देश को बहुत जरूरत पड़ेगी। खासकर जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, जो दुनिया भर में खासकर बहुजन समाज के लोग हैं, यहाँ जो कास्ट एट्रोसिटी है, जिस तरह से खासकर हायर एजुकेशन में जिस तरह का भेदभाव है, और अब जो जातिवाद, कास्टिज्म जो है, वो पावर सेंटर्स ओरिएंटेड हो गया है। वो हाँ, शहर में शिफ्ट हो गया है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। अगर आप आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं तो जाति के आधार पे आपको वो मौका नहीं मिलता है। आईएएस बन गए तो आप कलेक्टर नहीं, डीएम नहीं बन पाते हैं, मंत्री बन गए तो आप सोशल जस्टिस मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। तो दुनिया की नजर में वो आप लोग वहाँ कैसे डिस्कस करते हैं इंडियन कंडीशंस को, कि अच्छा हुआ भारत से निकल के आ गए, नहीं तो वहाँ मौका नहीं मिलता, जातिवाद झेलना पड़ता? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इंडिया से
बाहर निकलने के बाद एक एहसास ऐसा होता है जिस जो बाबा साहब को भी हुआ कि हम यहाँ पे जो ग्रस्त हैं, जो एक कास्टिज्म के एक जेल में पड़े हुए हैं, उसे एक फ्रीडम मिलती है, एक तरीके से एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, एक फ्री सोसाइटी की मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना, उस एनवायरनमेंट में एक डिग्री लेना बहुत आसान हो जाता है। तो सब जो इंडियन पॉलिटिक्स जब हम देखते हैं, तभी एक बाहर मतलब यूके में बैठकर या फिर इंडिया के बाहर बैठकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर जातिवाद नहीं होता तो फिर ये सिस्टम कितनी स्मूथ होती, ये सिस्टम कितनी आसान होती, ये सिस्टम यहाँ के जैसी होती, और देश कितना मजबूत होता, देश कितना मजबूत होता। और ब्राह्मणी व्यवस्था ने जो एक कब्जा किया हुआ है ना लोगों के मन के ऊपर, और हर जगह पर पॉलिटिक्स या सोसाइटी, हर हर जगह पर जातिवाद एक ऐसा मॉन्स्टर है, जैसे बाबा साहब ने कहा, विच एवर वे यू टर्न, कास्टिज्म इज द मॉन्स्टर इन योर पाथ। तो वैसे यहाँ पर बैठने के बाद, यहाँ पे इंडिया से निकलने के बाद एहसास होता है कि इंडिया क्यों ना यूके की तरह, यूएस की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह हो सकता, क्यों ना हम ड्रीम कर सके कि ऐसा इंडिया की फ्यूचर में है। मगर ऐसा लगता है कि जब तक जातीयवाद है तब तक ये होने नहीं वाला। अच्छा संवेदन, एक सवाल है मेरा कि मैंने देखा है अमाल क्लूनी जो कि आपके लेबनीज मुल्क की हैं और वो ह्यूमन राइट्स वकील हैं। हाँ। और वहाँ भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं जिनको डाइवर्सिटी के नाम पर अमेरिका में या इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एशियन के नाम पे उनको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो लोग भारत के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। वहाँ वो यहाँ रिजर्वेशन के खिलाफ, यहाँ जो डाइवर्सिटी है उसके खिलाफ विरोध करते हैं। तो क्या लगता है कि आप ये पॉलिटिक्स जाएंगे? क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि लंदन में लगातार मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लंदन में एक कानून है, वहां भी जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जाति सूटकेस में लेके जाते हैं। जी हाँ। तो फिर यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कोशिश तो है, और यहाँ पे हमने लॉ भी लाया हुआ है जिसके जरिए कास्टिज्म इलीगल हुआ है यहाँ पे। तो वो हमने 2010 में लाया वो लॉ, वो कानून। तो ये पहला कानून है वेस्टर्न सोसाइटीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो उस पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक बड़ा कानून हमने लाया हुआ है। यहाँ पे जो बहुजन समाज है वो काफी मजबूत है यहाँ पर, और उन्होंने पार्लियामेंट में उसके खिलाफ, मतलब कास्ट के खिलाफ आवाज उठाकर पार्लियामेंटेरियंस से ये लॉ हमने इंग्लैंड में लाया। तो वो एक सक्सेस स्टोरी है। बहुत सारे एशिया के जो लोग हैं, उसमें भी खासकर जो भारत के लोग हैं, वो अमेरिका और इंग्लैंड में देखे तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। और वहां खासकर सोशल वर्कर को या वकीलों को बहुत ज्यादा मौका है। ओबामा को देखिए, वो बाई प्रोफेशन वकील थे, राष्ट्रपति बने। तो क्या आप भविष्य में राजनीति में आएंगे इंग्लैंड? बिल्कुल। मेरी वैसे हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके में, वो पहले बैरिस्टर्स हो चुके हैं। एक एग्जांपल दे तो टोनी ब्लेयर जो थे वो बैरिस्टर थे। और हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी बैरियर नहीं है, अगर हम चाहें तो फिर हम कहीं पे भी जा सकते हैं। क्योंकि एक बार आप कोर्ट में अगर आपकी ऑडियंस हो तो फिर उसी तरह पार्लियामेंट भी एक तरीके का कोर्ट ही होता है। वहां पे जो डिबेट्स होते हैं उसकी जो फॉर्मेट होती है वो कोर्ट जैसी होती है। तो फिर इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है या फिर कोई इनहिबिशंस नहीं है। आपको सिटीजनशिप मिल चुकी है इंग्लैंड की? जी हाँ। अच्छा, भारत के जो युवा वकील हैं, चूंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी में बहुजन SC/ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन एकदम जीरो है। आज मैं फॉर्मर जज से मिल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आज ही मेरी मुलाकात हुई तो मुंबई हाई कोर्ट के फॉर्मर जज से, तो बता रहे थे। क्या मैसेज देंगे यहाँ के यूथ को, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत भागीदारी बढ़ी है लॉ प्रोफेशन में, वो वकील बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कोलेजियम सिस्टम की वजह से जजेस की जो पूरी फैमिली है वो लिमिटेड है, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन लोअर जुडिशियरी में आ रहे हैं वो, तो उनको क्या मैसेज देंगे? किस तरह की तैयारी करे, किस तरह के, क्योंकि यहाँ एक परसेप्शन जोड़ दी गया है मेरिट की, SC/ST OBC माइनॉरिटी के वकील में मेरिट नहीं होते, डॉक्टर में मेरिट नहीं होते हैं, जबकि उनको मौका ही नहीं दिया जाता है। तो उनको क्या मैसेज देंगे आप?
तो मैं ये कहूंगा कि जो पहले तो जो कलीजियन सिस्टम है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वो हर किसी अपने ही आदमी को चुनता है। सो कलीजियन सिस्टम इज अ बिग प्रॉब्लम। मगर फिर भी जो अपने वकील हैं उन्हें मैं ये कहूंगा, जो अपने यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आपको अगर जुडिशरी में जाना हो, अगर आपको उसमें तरक्की करनी हो, तो फिर आपको पहले तो कलीजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज लगानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप सिस्टम चेंज नहीं करोगे तो फिर आपको एंट्री नहीं है। क्योंकि वो मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे जजेस उन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं या दिस उन्हीं इज को चुना कॉल्ड जाता है। अंकल सैम। इट इज नेक्सस। इट इज नेक्स्ट। नेक्सस। तो फिर ये नेक्सस को तोड़ने के लिए, क्योंकि अदरवाइज जगह नहीं है और फिर प्रैक्टिस शुरू होने के पहले ही करियर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उतनी लिफ्ट नहीं मिलती। तो कलीजियन सिस्टम के खिलाफ पहले तो स्ट्रक्चरली एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसके खिलाफ आवाज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अगर, क्योंकि मैं आपको यूके में बताऊं, यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम एक सेपरेट एंटिटी होती है जो जजेस को सिलेक्ट करती है। तो उसको कहते हैं जेएसी, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पूल जो होता है ना, वो जजेस नहीं सिलेक्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट कमीशन बैठती है उसके ऊपर और वो चूज करती है कि यहाँ पे जजेस किसको होना है। और उसमें जो एशियंस हैं, जो या जो माइनॉरिटीज है यहाँ पर, मतलब एशियंस हैं, ब्लैक्स हैं और बाकी के जो माइनॉरिटीज हैं, उनको प्रेफरेबल ट्रीटमेंट है। क्योंकि वो देखते हैं कि जो जुडिशरी है यहाँ पे बहुत वाइट है, उसकी व्हाइट्स की संख्या उसमें बहुत उनका ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन हो। रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए वो जो माइनॉरिटीज हैं, महिलाएं हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, उनको एनकरेज किया जाता है कि अच्छा, आप इसमें कोई जुडिशरी सच्चाई में। है कि अगर ब्लैक का कोई मामला हो, श्वेत नागरिक का कोई मामला हो, तो कोशिश होती है कि जो बेंच बने, जो हम्म। जुडिशियल बेंच बने या जो अटॉर्नी ऑफ जनरल हो, जो वकील सरकारी मिले, वो उसी अगर ब्लैक सोसाइटी से कोई अगर एक्यूज है, हम्म। तो उसको लीगल असिस्टेंस या उस जूरी में कम से कम एक ब्लैक जज हो या अटॉर्नी जनरल ब्लैक हो, वकील कोई सरकारी ब्लैक हो। हम्म। एक ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की जाती है ताकि ये ना कहा जाए कि आपके फैसले बायस्ड हैं, अ, बेस्ड ऑन रेसिज्म पे है। हाँ, तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो प्रिज्यूम ऐसा करते हैं कि जो भी बेंच बैठती है या जो भी जूरी हो, वो सिलेक्शन के टाइम पर ही एक न्यूट्रल बेसिस पर बैठती है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हमें अगर लॉ एक फेयर जज चाहिए तो फिर उसके लिए हमें एक ब्लैक जज की जरूरत है। लेकिन वो क्या करते हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है, उसकी जो भर्ती होती है, उसी के टाइम पे वो सोचते हैं कि क्यों ना हम डाइवर्सिटी बढ़ाएं। और उसके बाद में अगर डाइवर्सिटी हो तो फिर कौन जज होता है, कौन जूरी होता है, ये सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइवर्स होता है। तो फिर ऐसा ना रैंडमली अगर आप चुने कि कौन से बेंच पर कौन बैठेगा, वो पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं होते, वो बेसिकली डाइवर्सिटी होने के वजह से वो ऑटोमेटिकली बेंच भी डाइवर्स हो जाता है, ऑटोमेटिकली जूरी भी डाइवर्स हो जाती है। तो डाइवर्सिटी एट सोर्स, ये जो यूके में किया जाता है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसी को डाइवर्स बना दो, उसी के वजह से बेंचेस और जूरीज बायस नहीं होते। ये एक सवाल और लूंगा आपको। दुनिया भर में जुडिशियरी सिस्टम तभी ईमानदारी से काम कर पाती है या फेयर काम कर पाती है जब वहाँ का जो जो पुलिस सिस्टम है वो बेहतर हो। तो हाँ। पुलिस किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किस तरह की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन भारत में लोग क्या करे, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों जगह जातिवाद के लिंक्स जुड़े हुए हैं, रूट्स जुड़े हुए हैं। जो थाने में पुलिस है वही ब्यूरोक्रेसी में है और वही जुडिशियरी में है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पिताजी 23 साल पुलिस अफसर थे। जी, आईपीएस रहे हैं। वो, जी हाँ, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नंदुरबार वो थे। जब उसके बाद वो रिटायर हुए तो उनकी फाइनल पोस्टिंग थी एसपी नंदुरबार। तो उसके बाद में उन्होंने लॉयर्स कलेक्टिव बनाया है, एक सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाया हुआ है महाराष्ट्र में, जहां पर अगर कोई एट्रॉसिटी हो, कहीं पर भी एक कोई इंसिडेंट हो, तो फिर वहां पर एक लॉयर आप भेज सकते हो, ताकि सब एक कलेक्टिव है, उनको जानकारी मिल जाती है कि XYZ जगह पर एक इंसिडेंट हुआ है, रेप हो या कुछ भी हो। और वहां पर लॉयर्स जाने के बाद में एफआईआर से लेकर कन्विक्शन तक उनकी सहायता लॉयर्स करते हैं। तो ये लॉयर्स कलेक्टिव जो है ना, जैसे आप कहते हैं कि दिक्कतें हर स्टेप पर आती हैं, जो एफआईआर दर्ज करने से
और ट्रायल में और कन्विक्शन तक। तो मेरे पिताजी ने लॉयर्स कलेक्टिव बनाने के बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे विक्टिम्स को लॉयर्स की मदद मिली है। तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत मुझे अभी बातचीत में पता, आपकी माँ भी ह्यूमन वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, और फादर भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं अभी रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड में। जी हाँ। तो मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर बनने के पहले डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे। एमबीबीएस और एमडी उन्होंने की हुई है। उसके बाद में वो समाज की सेवा के लिए पुलिस बने, और उसके बाद में भी उन्होंने समाज कार्य छोड़ा नहीं। उन्होंने अपरांती एकेडमी खोली नासिक में, जहां पर वो बहुजन समाज के छात्रों को आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाते हैं उनकी। और माफ कीजिएगा, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से संवेदन प्रापति से हमारी बात नहीं हो पा रही है। और शानदार है ये परिवार। फादर आईपीएस थे, वो लंदन में अब वकील की पढ़ाई कर रहे हैं, और संवेदन ने ग्रे इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है, बैरिस्टर बने हैं वो। और हमारी बात के बाद में नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।